हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी। आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम सॉलिस्टिस जो कि दो प्रकार के होते हैं, विंटर सॉलिस्टिस एंड समर सॉलिस्टिस। यूकिनॉक्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। इक्लिप्स जो ग्रहण लगते हैं दो प्रकार के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले। सारे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स में अलग अलग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए इस डायग्राम को, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। कौन सा वाला? सॉलिस्टिस वाला और इक्विनॉक्स वाला। देखो समर सॉलिस्टिस कब होता है? एक चीज देखिए, जो हमारा सन होता है वो इस तरह से मूव करता है। ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथर्न साइड। सन जो है मैक्सिमम अप साइड जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और मैक्सिमम साउथवर्ड जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। तो इसके बीच में मूव करता रहता है। जब सन जो है इक्वेटर पे होता है उसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स बोलते हैं। और ये इक्विनॉक्स साल में 2 बार आता है। ठीक है, एक बार जो है इक्वेटर से जो है होता हुआ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाएगा, फिर वापस आएगा कैप्रिकॉर्न की तरफ, तो फिर इक्वेटर से पास होगा। तो 2 बार पास होता है साल में, इसलिए हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो इक्विनॉक्स कब होता है? जब सन की पूरी किरणें जो है इक्वेटर पे सीधी गिरती हैं, उसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पूरा जो है ये मान लो इक्वेटर है, तो सन की किरणें जो है पूरी इक्वेटर पे डायरेक्टली गिर रही हैं पूरे यहाँ पे। इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इस तरह से होगा, ये यहाँ पे आपका इक्वेटर आ जाएगा। तो ये जो है इस साइड से जो है सन की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं। तो जो 21 मार्च को होता है, इक्विनॉक्स की बात कर रहे हैं, 21 मार्च को जो 21 मार्च को जो होता है उसको वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं, या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, कंफ्यूज मत होना, वर्नल स्प्रिंग एक ही बात है। ये 21 मार्च को आता है। 20-21 लिखा है, कई बार 20 को आता है, कई बार 21 को आता है, लेकिन आपका आंसर 21 मार्च होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर 21 मार्च को होता है। समझे? और ऑटोमनल इक्विनॉक्स कब होता है? ये आपका 23 सितंबर को। ये डेट याद रखनी है कि ये होता है आपका 23 सितंबर को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, डेट पूछी जाती है, राइट? तो याद रखना, ऑटोमनल जो इक्विनॉक्स होता है वो 23 सितंबर को होता है, और वर्नल या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है आपका 21 मार्च को होता है। ये हो गया आपका इक्विनॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस तब होगा, यहाँ पे अगर आप इक्वेटर की लाइन ऐसे मान ले, देखो टिल्टेड है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इक्वेटर की लाइन ऐसे आएगी यहाँ। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो सूर्य की किरणें जो है, ये आपका आ गया यहाँ पे क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सूर्य की किरणें जो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरेंगी, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाला, तो उस समय जो है समर सॉलिस्टिस होगा, यानी कि 21 जून होगा। और 21 जून जो होता है ये लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। याद रखना, 21 जून जो होता है क्या है? ये लॉन्गेस्ट डे है। लॉन्गेस्ट डे है कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। और ऑटोमेटिकली 21 जून क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि ये वाला एरिया जो है यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा। ज़्यादातर एग्जाम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पूछते हैं, तो लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून वाला दिन, जिस दिन समर सॉलिस्टिस उसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये बात। दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये है आपका दिसंबर। तो डेट याद रखना है आपको कि 22 दिसंबर, ज़्यादातर 22 दिसंबर को होता है, तो एग्जाम में अपने 22 दिसंबर ही टिक करके आना है। 22 दिसंबर को होता है विंटर सॉलिस्टिस। इस समय क्या होता है? यहाँ पे अगर आप लाइन खींचेंगे इस तरह से, तो ये है आपका कैप्रिकॉर्न, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जिस समय सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट गिरती हैं, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर पे गिरती हैं, उसको हम बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस। और ये कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। समझे बात को? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस दिन जो है यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में।
यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होगा कहाँ पे, सॉदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, और ऑटोमेटिकली इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा उस दिन, शॉर्टेस्ट डे होगा। तो याद रखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लॉन्गेस्ट डे होता है वो 21 जून होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे जो होता है वो 22 दिसंबर का होता है, राइट। सो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका उल्टा हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये कौन सा हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ आ गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना। इक्विनॉक्स क्या होता है, दो टाइप के, ऑटमनल, वर्नल या फिर स्प्रिंग, ठीक है। वर्नल भी बोलते हैं, स्प्रिंग भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। और डेट जरूर याद रख लेना, डायरेक्ट डेट ही पूछ ली जाती है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, राइट। इसको ध्यान से कर लेना, राइट। तो ये है आपके समर सॉलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स, राइट। अब बात कर लेते हैं एक्लिप्स की, ग्रहण। एक्लिप्सिस जो ग्रहण होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक आपका सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण जिसको आप बोलते हो, एंड एक है आपका लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। ये दो टाइप के होते हैं। देखो याद रखना, सोलर एक्लिप्स कब होता है, जब सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है, मून आ जाता है, ठीक है। जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो सन की किरणें जो है मून काफी हद तक वहां पे ढक लेता है, ठीक है। सो मून जो है अर्थ से छोटा है थोड़ा, तो कुछ रेज जो है यहाँ पे, ये वाला स्पेस जो होगा ये यहाँ पे डार्क होगा, ठीक है। पार्शली डार्क हो जाता है और पार्शली जो है यहाँ पे सूर्य की लाइट गिरेगी, इसको हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स, राइट। तो ये याद रखना कि सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है इसको सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, और इसको साथ ही साथ न्यू मून भी बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, न्यू मून वाले दिन जो है आपका सोलर एक्लिप्स लगता है, इसको बोलते हैं न्यू मून। जब सूर्य और अर्थ के बीच में मून आ जाता है इसको बोलते हैं न्यू मून या फिर सोलर एक्लिप्स। दूसरी तरफ है आपका लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। अब अर्थ का साइज बड़ा है तो कोई भी जो है सन की रेज जो है मून पे नहीं गिरती हैं, तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। देखो मून की अपनी लाइट थोड़ी ना है, मून तो चमकता है सन की लाइट की वजह से, तो ये सारा जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो अर्थ ही रोक लेगा इसकी किरणों को, तो यहाँ पे सारा जो है ये डार्क स्पेस बन जाएगा, यहाँ पे ये सारा क्या है, ये डार्क स्पेस बन जाएगा, डार्क शैडो जो है ये पूरी तरह से मून जो है ढक जाएगा, इसको हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण लोकल एलिमेंटर में। और ये होता है आपका फुल मून वाले दिन, फुल, ठीक है। लूनर एक्लिप्स फुल मून, सोलर एक्लिप्स न्यू मून। और किस किस के बीच में कौन आता है याद रख लेना, सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो सोलर एक्लिप्स, सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाती है तब आपका लूनर एक्लिप्स हो जाता है। बढ़िया, चलिए अगला टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर की बात करें तो क्या है, हमारे इर्द गिर्द जो भी आपको गैसेस वगैरह दिखती हैं, जो फ्री स्पेस दिखता है वो क्या है, एटमॉस्फेयर है, जहां पे आपको हवा देखने को मिलती है, राइट। अब ये जो एटमॉस्फेयर जो है रहता है, ये हमारी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसकी वजह से अर्थ के साथ जो है उसमें हम बोल सकते हैं कि चिपक के रहता है, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता अर्थ का तो एटमॉस्फेयर ऊपर हवा में चला जाता, मतलब स्पेस में चला जाता, तो हम सांस भी नहीं ले पाते। तो हमारी गैसेस हमारे इर्द गिर्द इसलिए रहती हैं क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल का जो है अपना काम करता है। एटमॉस्फेयर की बात करें दोस्तों तो इसका कॉम्पोजिशन कैसे है, कौन कौन सी गैसेस है एटमॉस्फेयर के अंदर और कितनी इसकी मात्रा है, कौन सी गैस ज्यादा मात्रा में है, कौन सी गैस कम मात्रा में है, इसका भी पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ठीक है। सो सबसे पहले बात करें तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है आपकी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन की क्वांटिटी जो है अप्रोक्सीमेट 78% है, राइट। अप्रोक्सीमेटली 78% आपकी सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन है। दूसरे नंबर पे क्या हो सकती है, हमारी ऑक्सीजन, ठीक है।
ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 20.95%। कहीं पे आपको 21% भी दिखेगी, लेकिन चेंज होता रहता है, राइट। सो दूसरे नंबर पे हमारी ऑक्सीजन है। तो इसका ख्याल रखना कि पहले पे कौन सी आती है, दूसरे पे कौन सी आती है, तीसरे पे कौन सी आती है। और तीसरे पे आती है, आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इससे पहले है हमारी आर्गन, और यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। तीसरे नंबर पे है आर्गन, 0.93% जो है इसकी क्वांटिटी है। और फिर जो है फोर्थ में आती है आपकी CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.04% जो है हमारे एटमॉस्फेयर में है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपना महत्व है, इसको मैं अभी आपको बताऊंगा कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है, क्योंकि हीट को बैलेंस करके रखता है, हीट को अब्जॉर्ब करके रहती है ये गैस, ठीक है, जिससे हमारी अर्थ की हीट जो है बैलेंस में रहती है, उसको वार्म रखती है अर्थ को, राइट। फिर फिफ्थ नंबर पे आती है आपकी नियोन गैस। नियोन गैस की जो क्वांटिटी है 0.0018% की। देन आपकी बाद में आती है हीलियम गैस, ओके, 0.0005%। देन लास्ट में जो है आपकी सेवंथ नंबर पे ओजोन। देन लास्ट 8th नंबर पे है हाइड्रोजन। इनसे जो है आपका एटमॉस्फेयर बना हुआ है। टॉप 4 आपको याद होनी चाहिए। अब हम लेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन सी लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर। यहाँ हम नीचे से बात कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस से। तो पहली लेयर कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर होती है। दूसरी होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। नॉर्मली हम ST ऐसे ABC में पढ़ते हैं, S पहले आता है, T बाद में आता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना T पहले आएगा, ट्रोपोस्फेयर पहले आती है, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है। तीसरे नंबर पे है आपकी मीजोस्फेयर, राइट। फिर है आपकी थर्मोस्फेयर। देन लास्ट में है एक्सोस्फेयर, जो कि आपके आउटर स्पेस के साथ मिल जाती है। बढ़िया, बहुत ही अच्छे। चलो अब हम डिस्कस करेंगे इसके 1 बाय 1 मेन पॉइंट्स। सबसे पहली लेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। लेयर 1 जो है आपकी क्या है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, देखो ये लेयर का डिवीजन जो है एटमॉस्फेयर में कैसे किया गया है, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, बेस्ड ऑन द टेम्परेचर के बेस पे जो है अलग अलग लेयर्स को जो है यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैसे हम डिवाइड करते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है इनको डिवाइड करने का, तो टेम्परेचर रहता है, राइट। पहली लेयर है आपकी क्या, आपकी पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है, ये फर्स्ट लेयर है, याद रखना। एंड इसकी जो अगर हम बोले रेंज कितनी है, तो नीचे से 7 किलोमीटर तक मिनिमम हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर तक जो है आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। सो 7 to 20 किलोमीटर तक जो है इसकी रेंज रहती है। ये अलग अलग रीजन की जगह जो है अलग अलग इसकी रेंज होती है। भारत में इसकी 16 किलोमीटर है ट्रोपोस्फेयर की, अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे हाइट, ज़्यादा हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन हाइट। तभी तो आप देखेंगे, आप हिली एरियाज में जाते हैं, शिमला में जाते हैं, या फिर उससे कुल्लू मनाली में जाते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर जो है वहां पे आप देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू जो नीचे एरियाज होते हैं। तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है जब हाइट पे जाते हैं हम लोग, राइट। क्यों, बिकॉज डेंसिटी जो है एयर की वो डिक्रीज होती रहती है, और इसी वजह से हीट कम ऑब्जॉर्ब करती है एयर। जब एयर की डेंसिटी कम होगी तो हीट जो है कम एब्जॉर्ब करेगी, तो उसी कारण जो है यहाँ पे ठंडी रहती है। अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं ना, तो आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है नीचे चला जाता है, समझे। सो इस तरह से चेंजेस होते हैं, राइट। एंड अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें, मोर देन 90% जो है जो गैसेस हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी,
एटमॉस्फेयर की 90% गैसेस जो हैं ट्रोपोस्फेयर के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी वेदर चेंजेस जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। सभी वेदर चेंजेस जो अगर होते हैं यहाँ पे होते हैं, याद रखना, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। यानी कि जो बारिश होती है वो यहाँ पे होगी, रेनफॉल जो होता है वो यहाँ पे होगा, जो फॉग होगी यहाँ पे होगी, हिल स्टॉर्म जो है, ठीक है, तूफान वगैरह आना जाना, ये सारे काम जो है ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, याद रखना। रेनफॉल कहाँ पे होती है या फिर वेदर चेंजेस कहाँ पे होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो ट्रोपोस्फेयर पहली लेयर पे हो जाते हैं। यहाँ पे आपको मैक्सिमम वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल देखने को मिलते हैं, ठीक है, तभी तो वेदर चेंजेस होंगे। वाटर वेपर क्या काम करता है, वाटर वेपर प्लस आपके जो डस्ट पार्टिकल हैं ये क्लाउड्स बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, इन दोनों की वजह से जो है आपके क्लाउड्स बनते हैं और जिसकी वजह से बारिश वगैरह यहाँ पे होती है। तो ये आपकी पहली लेयर है जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। सो वेदर चेंजेस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वेदर चेंजेस सारे कहाँ पे होते हैं, पहली लेयर पे होते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। दूसरी लेयर आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर हमारी दूसरी लेयर है नीचे से, सरफेस से अगर हम बात करें, और इसकी रेंज जो है 20 से 50 किलोमीटर के बीच में होती है, ठीक है। 20 किलोमीटर तक कौन सी आती है, 20 किलोमीटर तक आपकी फर्स्ट आती है जो कि ट्रोपोस्फेयर है, फिर 20 से 50 किलोमीटर तक आपकी स्ट्रेटोस्फेयर आती है। अगर स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, ठीक है, इसका एरिया बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहता है। अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें, पहली लेयर की बात करें, तो वहाँ पे बारिश वगैरह होती रहती है, रेनफॉल होती रहती है, वाटर क्लाउड्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आपको बहुत ही कम वाटर वेपर देखने को मिलेंगे, तो ये ड्राई रहती है, यानी कि क्लियर रहता है यहाँ का मौसम। इसलिए जो है ये एरोप्लेन्स उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट है। एरोप्लेन्स या फिर हम बोले फ्लाइंग, बेस्ट फॉर फ्लाइंग कंडीशंस, फ्लाइंग कंडीशंस। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरोप्लेन्स या फिर जो जेट्स हैं कहाँ पे उड़ते हैं, कौन सी लेयर पे उड़ते हैं, तो याद रखो वो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर पे उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको जो है स्टॉर्मी वेदर नहीं देखने को मिलता, वेदर कंडीशन बिल्कुल साफ रहता है। तो ये जो है मैक्सिमम टाइम आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेट्स जो हैं, एरोप्लेन्स कहाँ पे उड़ते हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर पे उड़ते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हमने एक चीज़ देखी थी कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था हाइट के साथ, अब यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी जो है यहाँ पे इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, बिकॉज यहाँ पे है दोस्तों आपकी ओजोन लेयर, और ये सेकंड क्वेश्चन आपका बन गया कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर पे होती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर पे आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। ओजोन लेयर क्या करती है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं, जो सन से जो है यूवी रेज आती है उसको जो है ये ऑब्जर्व करती हैं, इसलिए जो है यहाँ पे ये लेयर आपको गर्म देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, याद रखो इस बात को, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये चीज़, ठीक है। सो ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर हो गई, यहाँ से दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो फ्लाइंग कंडीशन के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, दूसरा ओजोन लेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तीसरी जो लेयर है अगली वो है आपकी मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर 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 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या देख रहे थे, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हाइट के साथ। देखो कैसा है, ये आपका ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है। पहले क्या है, टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज हो रहा है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज होगा, मेसोस्फेयर में फिर डिक्रीज होगा, थर्मोस्फेयर में फिर इंक्रीज होगा। इस तरह से आपको याद रखना है, इस तरह से अगर एक में डिक्रीज हो रहा है अगली लेयर पे इंक्रीज होगा, ठीक है, टेम्परेचर। अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था तो मेसोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट,
हाइट जैसे से इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जैसे कि पहली लेयर में हो रहा था, राइट। और इसकी रेंज जो है आपकी 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर के बीच में अप्रोक्सीमेटली होती है, ठीक है, या फिर 85 किलोमीटर तक जो है आपकी होती है, ठीक है, राइट। और 80 किलोमीटर तक, सॉरी, हाँ 80 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते आपका जो टेम्परेचर यहाँ पे हो जाता है -100 डिग्री सेल्सियस। और इसलिए दोस्तों ये हमारी मानी जाती है कूलेस्ट लेयर, सबसे ठंडी लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी होती है। क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा मीजोस्फेयर इज द कूलेस्ट लेयर, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जो आपके आसमान से मीटियोर्स गिरते हैं, हमने जब सोलर सिस्टम डिस्कस किया था तो हमने वहां पे पढ़ा था मीटियोर्स के बारे में। तो मीटियोर्स जब गिरते हैं तो वो कौन सी लेयर में बर्न हो जाते हैं, तो वो मीजोस्फेयर में बर्न होते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, मीटियोर्स बर्न इन दिस लेयर, तो इस लेयर में मीटियोर्स बर्न हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, यहाँ पे जो है डेंसिटी एयर की बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर डिक्रीज है, डेंसिटी इंक्रीज है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। जब ये आएंगे तो हवा के साथ जो है वहाँ पे पार्टिकल के साथ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो मीटियोर्स यहाँ पे बर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बताया गया है, ये है आपके मीटियोर्स, लगभग जो है मीजोस्फेयर में बर्न हो जाते हैं, बर्न होने लगते हैं, राइट, ठीक है। चलो अगला जो है हमारा लेयर वो कौन सा है, वो है हमारा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को डिस्कस करते हैं। फोर्थ लेयर है हमारा थर्मोस्फेयर, राइट। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा पिछले का, टेम्परेचर इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन हाइट। हाइट तो ऊपर जाएगी, हाइट तो वही रहेगी ऊपर जाती हुई, लेकिन टेम्परेचर में वेरिएशन होगा। यहाँ की रेंज जो है 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर के बीच में होती है, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक अप्रोक्सीमेटली, राइट। एंड यहाँ पे आपको कोई भी बादल नहीं देखने को मिलेगा, नो क्लाउड्स, बिल्कुल भी बादल नहीं होंगे, और ना ही जो है वाटर पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो है इसलिए हॉटेस्ट लेयर मानी जाती है, हॉटेस्ट लेयर है पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर, कौन सी, थर्मोस्फेयर। नाम से पता चल जाता है थर्मो का मतलब क्या है। तो कूलेस्ट थी हमारी मीजोस्फेयर और हॉटेस्ट है आपकी थर्मोस्फेयर, राइट। अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस तक जो है यहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है। साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ अल्ट्रा वायलेट रेज कहाँ पे पाई जाती हैं, प्लस आपकी एक्स रेज कहाँ पे पाई जाती हैं। सो ये दोनों रेज जो है मैक्सिमम थर्मोस्फेयर में पाई जाती हैं, राइट। और साथ ही साथ इस लेयर को क्या बोला जाता है, आयनोस्फेयर। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटकर आयंस में बदल जाते हैं, यानी कि नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसको आयनोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों थर्मोस्फेयर वो रीजन है जहाँ पे आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पाया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ पे है, वो यहीं पे है थर्मोस्फेयर के अंदर। साथ ही साथ जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स होती हैं वो यहाँ पे ही रहती हैं, वो यहाँ पे छोड़ी जाती हैं। लो ऑर्बिट सैटेलाइट जो है कौन सी लेयर पे होती है, थर्मोस्फेयर पे होती है, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पे आप एक कलरफुल जो है एक फिनोमिना यहाँ पे देखते हैं जिसका नाम होता है ऑरोरा, ठीक है। तो ऑरोरा कहाँ पे अकर होता है, थर्मोस्फेयर में अकर होता है। यहाँ पे आप देखो इस तरह का जो है आपको कलरफुल जो है एक पैटर्न देखने को मिलता है, जिसको ऑरोरा बोलते हैं, वो थर्मोस्फेयर पे होता है, ठीक है। साथ ही साथ एक्सोस्फेयर में भी आपको स्पेस स्टेशन देखने को मिलता है, लेकिन थर्मोस्फेयर में भी होता है। जो हायर ऑर्बिट वाली सैटेलाइट होती हैं वो यहाँ पे छोड़ते हैं एक्सोस्फेयर में, और लो ऑर्बिट वाली थर्मोस्फेयर में होती हैं, ठीक है। तो लास्ट हमारी क्या है, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर एक्सोस्फेयर जो है आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है हमारे सोलर सिस्टम,
अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का काफी वीक होता है। ऑब्वियसली वीक होता चलेगा, जब हम हाइट इंक्रीज करेंगे ग्रेविटेशनल पुल सबसे कम होगा, यानी कि जो गैसेस हैं वो यहाँ पे लूज होंगी, राइट। और इसकी रेंज जो है अप टू चली जाती है 10,000 किलोमीटर तक, और ये आउटर स्पेस के साथ मर्ज कर जाती है बाद में, राइट। लेकिन यहाँ तक जो है आप सैटेलाइट छोड़ते हैं एक्सोस्फेयर में, ठीक है। सैटेलाइट्स अगर नॉर्मली वहाँ पे लो ऑर्बिट या हाई ऑर्बिट नहीं दिया है ना, तो अगर सैटेलाइट दिया है वहाँ पे कि कहाँ कौन सी उसमें छोड़ते हैं हम, तो एक्सोस्फेयर ही आंसर देना वहाँ पे वो सही होगा, ठीक है। और ग्रेविटी काफ़ी कम रहेगी यहाँ पे, सो ये जो है एक्सोस्फेयर आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। एक और बात, अगर ग्रेविटेशनल पुल की मैं बात करूँ तो ये इक्वेटर पे ज़्यादा होता है या पोल्स पे ज़्यादा होता है। और दूसरी बात करूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे ज़्यादा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो ग्रेविटेशनल पुल की बात करूँ तो वो ज़्यादा कहाँ पे होगा, पोल्स के अंदर ज़्यादा होता है दोस्तों। क्यों, हमारा अर्थ इस तरह की शेप का है, ठीक है। ये जो है आप सेंटर पॉइंट मान के चलिए ग्रेविटी का, तो यहाँ से डिस्टेंस कम है, यहाँ से ज़्यादा है, इक्वेटर पे ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, गैसेस लूज है, इतनी दूरी है तो गैसेस यहाँ पे लूज है, यहाँ पे पास में है, तो पोल्स पे जो है ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का ज़्यादा होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो याद रख लो, ये एग्जाम में पूछा आता है कि ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का कहाँ पे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है पोल्स पे और मिनिमम इक्वेटर पे होता है। इक्वेटर पे क्या होगा, मिनिमम होगा, सबसे कम, क्योंकि ये जो स्फेयर की शेप में है, ठीक है ना, पूरा अंडे की तरह है शेप अर्थ की, इस कारण से। सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स क्या होता है, ये जो है अगर आप देखिए, हमने अगर आपने साइंस पढ़ी है तो साइंस में क्या होता था कि, या फिर आप लट्टू का एग्जांपल ले लो, लट्टू को घुमाएंगे तो इस तरह से घूमता रहता है, ठीक है। उस लट्टू को घुमाने के लिए जो फोर्स लगती है ना, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। जो बाहर को फोर्स लगती है, इस तरह को फोर्स लग रही है बाहर को, ठीक है, घुमाने के लिए, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपकी मैक्सिमम होती है वो कहाँ पे होती है, वो इक्वेटर पे होती है। इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होती है, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अर्थ घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बाहर की तरफ जो फोर्स लगती है इसको घुमाने में, वो आपकी इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। सो गाइस, दिस वाज द टुडेज लेक्चर, एटमॉस्फेयर, इक्विनॉक्स, सॉलिस्टिस के बारे में आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो वीडियो है हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। सॉइल का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सॉइल के बारे में पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है ना। बाकी जो भी मिनरल्स वगैरह हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्लाइमेटोलॉजी है आपका, जो क्लाउड्स वगैरह हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैं कवर करूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम इंडियन पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।